Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now the history of microbiology. The history of microbiology means how many scientists has contributed और किसका क्या रोल रहा माइक्रोबायोलॉजी के डेवलपमेंट में, जो माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड डेवलप हुआ है उसमें. तो इन दिस द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट वन इज आल्सो called as the father of microbiology is Antony von Leeuwenhoek. इसने 1676 में वर्क किया एंड ही वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया और डिस्क्राइब किया और नेम दिया उसको एनिमैल्क्यूल्स, मीन्स रिफर टू एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एनिमैल्क्यूल्स जैसे कि किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक नेम है और इसको रिफर किया गया आने वाले समय के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड ही ऑल्सो डिस्क्राइब डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया. उसने डिस्क्राइब किया कि किस तरह के मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स है बैक्टीरिया के. एंड ही इज द फर्स्ट टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ मसल फाइबर. उसने अपने मसल फाइबर्स को, यानी कि मसल फाइबर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको ऑब्जर्व किया. देन स्पर्मेटोजोआ एंड ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज, और किस तरह से कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो होता है. ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म इसके अंदर लगता है ब्लड फ्लो के लिए. नाउ देयर इज द एक्सपेरिमेंट. जॉन निधम ने 1745 में एक्सपेरिमेंट किया और उसने क्या किया आपका देख लीजिए. दिस वन इज थ्रू द पिक्चर मैं आपको बता देती हूँ. जॉन निधम ने आपका पहले फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर है इन्फ्यूजन लिया, किसी भी प्लांट्स मटेरियल का इन्फ्यूजन था. इन्फ्यूजन लेने के बाद, इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि प्लांट मटेरियल को कुछ समय के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए कोई भी सॉल्वेंट के साथ उसको बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद में फिल्टर करने के बाद उसको फ्लास्क में पोर अप कर दिया. उसने फ्लास्क में ऐड कर दिया और फ्लास्क को लाइटली कवर अप कर दिया, सील्ड नहीं किया, लाइटली कवर अप कर दिया और उसको हीट किया फ्लास्क को. जब उसने हीट किया तो हीट का मैकेनिज्म क्या था, हीट के पीछे का प्रोसेस, उसने जितनी भी इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ थी सभी को क्या कर दिया, किल कर दिया, मार डाला. ठीक है, तो अब ये जो मिक्सचर है, जो इन्फ्यूजन था, ये क्लियरली फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं था. उसके बाद सेवरल डेज लेटर, यानी कि एक हफ्ते के बाद, 15 डेज के बाद, जॉन निधम ने ऑब्जर्व किया कि ये जो सॉल्यूशन है जिसकी विजिबिलिटी एकदम क्लियर थी, वो किसमें टर्न अप हो रहा है, टर्बिडिटी में, टर्बिड सॉल्यूशन में फॉर्म हो गया. इसका मतलब कि इसके अंदर कुछ ग्रो किया और ये ग्रो किए हुए क्या है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको कि वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी ग्रोथ शो की. तो ये हुआ क्या, उन्होंने ऐसे कहा कि किसी भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थियरी है कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं थे जब उन्होंने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल अप कर दिया था, तो हो सकता है वाटर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स थे उसी से आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गए. तो इन्होंने स्पॉन्टेनियस थियरी को क्या किया, प्रूव किया. स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इन्होंने प्रूव किया. लेकिन इसके जस्ट अपोजिट स्पेलेंजिस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ आपका, देख लीजिए. जस्ट अपोजिट इन्होंने 2 टाइप्स के एक्सपेरिमेंट एक ही साथ एक ही समय पे किए थे. इसमें ग्रेवी को बॉईल किया, यहाँ भी ग्रेवी को बॉईल कर रहे हैं. ये बॉईल करने के बाद फ्लास्क इज ओपन. इन्होंने जो फर्स्ट फ्लास्क था इसको खुला रखा, ठीक है, जिससे कि उसके अंदर एयर पास हो सके. और सेकेंड फ्लास्क को गर्म करने के बाद इन्होंने क्या किया, सील्ड कर दिया. सील्ड करने का मतलब है विदाउट एयर. ठीक है, उसके अंदर कोई भी एयर पास नहीं हो सकती, विदाउट ऑक्सीजन. अब उन्होंने आपका फ्यू डेज लेटर, यानी फ्यू डेज के बाद में ऑब्जर्व किया कि ग्रेवी इज स्टीमिंग विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो ग्रेवी है इसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो गए, कुछ लाइफ प्रोड्यूस हुई. लेकिन जो सील्ड किया हुआ आपका फ्लास्क था इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री था. तो इन्होंने जो डिस्प्रूव किया था स्प्लेंजी ने, वो डिस्प्रूव किया था थियरी ऑफ आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन. जॉन निधम ने आपका क्या किया था, प्रूव किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है. इन्होंने दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थियरी. स्पेलेंजी ने आपका क्या कर दिया, उस थियरी को डिस्प्रूव कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइक से ही लाइक्स प्रोड्यूस होते हैं आपके.
ठीक है, यही आपको बैक स्लाइड्स में बताया। देखो, हीटेड न्यूट्रिएंट फ्लूइड को गर्म किया एंड पोर डैम इनटू फ्लास्क, और फ्लास्क के अंदर उसको डाल दिया, एंड कवर्ड विथ कॉक, कॉक के साथ कवर्ड किया है, सील्ड नहीं किया। फ्लूइड टर्न्स टर्बिड, अब फ्लूइड क्या हो गया आपका, टर्बिड में टर्न हो गया। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से पता चला कि इनके पास में यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई इसके अंदर। एबे लिजेरो स्प्लेंजी 1765 में वर्क करते हैं, ये सेम निदम्स एक्सपेरिमेंट पे वर्क करते हैं, बट देयर इज द लिटिल बिट डिफरेंस कि उन्होंने जो फ्लास्क था उसको सील्ड कर दिया, ठीक है, और इन्होंने इसकी थियरी को डिस्प्रूव कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर आपका 1796 में वर्क किया एडवर्ड जेनर ने, एंड ही ऑब्जर्व दैट जो मिल्क मेड है, मिल्क मेड यानी कि दूध, दूधिया, ठीक है, हु हैड माइल्डर फॉर्म ऑफ काउपॉक्स, उसको बहुत माइल्डर फॉर्म था काउपॉक्स का, यानी कि काव से जो छोटी माता थी वो काव के अंदर थी, काव पॉक्स यानी छोटी माता के जितने भी सिम्टम काव में प्रेजेंट है वही उस दूध बेचने वाले में, दूधिये में भी प्रेजेंट थे। ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्विंग केसेस ऑफ काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बहुत सालों तक उन्होंने क्या किया, एडवर्ड जेनर ने कि केसेस को ऑब्जर्व किया काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स का, और कुछ सालों बाद ही रिमूव द फ्लूइड ऑफ अ काउपॉक्स, काउपॉक्स का उन्होंने जो फ्लूइड था वो रिमूव किया फ्रॉम मिल्कमेड, मिल्कमेड के जो यानी काउपॉक्स बने हुए थे उसके ब्लिस्टर में से पस को रिमूव करके इनोक्यूलेट किया 8 ईयर ओल्ड बॉय के अंदर, 8 साल छोटे बच्चे के अंदर उन्होंने इनोक्यूलेट किया यानी इंजेक्ट किया, और उन्होंने ये देखा कि वो भी इमीडिएटली थोड़े दिनों बाद उसके अंदर भी काउ पॉक्स के सिम्टम दिखने लगे। ठीक है, 6 हफ्तों के बाद में ही इनोक्यूलेटेड द बॉय विथ स्मॉल पॉक्स। अब उन्होंने बॉय को एक पेशेंट जो कि ऑलरेडी सफरर थी, किससे सफरर थी आपका, स्मॉल पॉक्स से, उसके ब्लिस्टर में से पस लेके, ठीक है, उस यानी कि 6 वीक के बाद में उस बॉय जिसके अंदर ऑलरेडी काउ पॉक्स इनोक्यूलेट किया गया था, बॉय के अंदर क्या किया, स्मॉल पॉक्स के जो पस है उसको वापस से उस बॉय के अंदर इनोक्यूलेट किया। द बॉय रिमेन हेल्दी, उन्होंने क्या पाया कि जो बॉय है वो तो बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि ऑलरेडी जो काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस क्या है आपका, सेम है। अब ये वायरस अगर उसे एक बार काउपॉक्स हो गया 8 ईयर ओल्ड बॉय को, इसका मतलब कि उसके अंदर काउपॉक्स के अगेंस्ट में जो लड़ने वाली एंटीबॉडीज है वो प्रेजेंट है। जब आपके उसके अंदर स्मॉल पॉक्स के पस को इनोक्यूलेट किया तो वो एंटीबॉडीज उससे फाइट करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कि बॉय रिमेन हेल्दी रहता है और उसको किसी भी तरह के स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। जेनर प्रूव हिज थियरी दैट, उन्होंने अपनी थियरी में ये प्रूव किया कि द पस इन द ब्लिस्टर, जो पस था, ब्लिस्टर यानी कि माता, जो छोटी माता, जो चिकन पॉक्स सॉरी स्मॉल पॉक्स थे, काउ पॉक्स, विच मिल्क मेड रिसीव्ड फ्रॉम काउ पॉक्स, जिसको कि किसने लिया था, मिल्क मेड ने, किससे लिया था, काउ पॉक्स, यानी कि जो काउ के अंदर पॉक्स थे वहां से प्रोटेक्टेड मिल्क मेड्स फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है, उसी एंटीबॉडीज की वजह से जो दूधिया था आपका किससे बचा, स्मॉल पॉक्स से। ये डायग्रामेटिकली आप समझ लीजिए, देख लीजिए, ये एक गाय है काव, और काव में काव पॉक्स आपके जो ब्लू कलर के स्पॉट हैं ये छोटी माता है आपका। ठीक है, ये लेडी है आपका, इसका नाम है सराह नेलमेंस, और ये मिल्कमेड है, एंड दिस लेडी इज इन्फेक्टेड विथ काउ पॉक्स, क्योंकि वो डेली इस काव का दूध निकालती है, और दूध निकालते समय इस काव के जो ये आपके ब्लिस्टर है इसका पस ऑलरेडी इसके अंदर इनोक्यूलेट हो गया। इनोक्यूलेट होने की वजह से इसके अंदर जो सिम्टम है, ठीक है, ये आपके काउ पॉक्स के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। अब जब इसके अंदर काउ पॉक्स के सिम्टम है तो इसके ब्लिस्टर का पस लेके ये 8 ईयर ओल्ड बॉय के अंदर इन्होंने इनोक्यूलेट किया, इंजेक्ट किया, ठीक है, पस फ्रॉम द नेलमेंस, नेलमेंस मींस इसके इससे लेके इसमें इंजेक्ट कर दिया। इन्होंने इंजेक्ट किया तो इसने देखा कि ये जो बॉय था इसको भी सेम काउ पॉक्स के आपके सिम्टम्स दिखाई देने लगे। फिलिप्स फॉल इल विथ अ माइल्ड केस ऑफ काउ पॉक्स से जो सिम्टम है वो इसमें विजिबल होने लगे। अब
एक पेशेंट है जिसका स्मॉल पॉक्स है, जो कि सफरर है, स्क्रैब यानी कि उसमें से पस निकाला गया, पस को लिया गया इसके स्मॉल पॉक्स में से, और ये स्मॉल पॉक्स का जो पस है इस सेम बॉय यानी कि ये फिलिप्स के अंदर इनॉक्यूलेट किया गया, इंजेक्ट किया गया। जब ये हेल्दी हो गया तो इसके अंदर से ये पेशेंट का पस, ब्लिस्टर में से पस लेके इसको इनॉक्यूलेट किया गया इस बॉय के अंदर। जब बॉय के अंदर इनॉक्यूलेट किया तो उसने क्या देखा, फिलिप्स इज अनअफेक्टेड, फिलिप्स को कोई इफेक्ट ही नहीं है, प्रोटेक्शन इज कंप्लीट, उसके अंदर कंप्लीट प्रोटेक्शन है, मींस कंप्लीट एंटीबॉडीज ऑलरेडी उसके अंदर फॉर्म हो गई। और ये एंटीबॉडीज क्यों फॉर्म हुई है, बिकॉज ऑफ दिस काउपॉक्स, काउपॉक्स से और स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए सिमिलर एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही है। क्लियर? तो ये एडवर्ड जेनर ने क्या प्रूव किया था कि जो पस है ब्लिस्टर के अंदर, जो कि मिल्क मेड ने काउ पॉक्स से रिसीव्ड किया था, उसको क्या नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप कर गई थी। ये है आपका एडवर्ड जेनर का एक्सपेरिमेंट 1796 में। उसके बाद में देख लीजिए कैसिमिर जोसेफ डेवेन 1850 में वर्क किया इसने। ऑब्जर्व माइन्यूट इन्फोसोरिया, मींस माइन्यूट इन्फोसोरिया एक किसके अंदर, किसके ब्लड के अंदर था, शीप के ब्लड के अंदर, एंथ्रेक्स बैसिली वायरस, एंथ्रेक्स बैसिली की वजह से, वायरस नहीं बैक्टीरिया, विच हैज डाइड ऑफ एंथ्रेक्स, वो एंथ्रेक्स की वजह से मर गई थी। लेकिन जो शिप इसके और जो एनिमल इसके कांटेक्ट में आए वो इसकी वजह से क्या हो गए, सफरर हो गए। ठीक है, ये किसने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, कैसिमिर जोसेफ डिवाइन ने 1815 में एक्सपेरिमेंट किया। नाउ लुइस पास्चर, लुइस पास्चर का बहुत बड़ा रोल है आपका माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। 1861 से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और ही एस्टेब्लिश्ड दैट फर्मेंटेशन वाज कॉज्ड बाय माइक्रोबियल एजेंट। अब देख लीजिए जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये किसके थ्रू कॉज्ड होता है, आपका माइक्रोबियल एजेंट। विदाउट माइक्रोबियल एजेंट के थ्रू आप फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। इन्होंने ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एस्टेब्लिश किया। नाउ सेकंड वन, he demonstrated anaerobic fermentation, anaerobic fermentation without air, फर्मेंटेशन होता है बाय बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया और यीस्ट। आपके दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मे आई टेक अटेंडेंस स्क्रीनशॉट, जस्ट वेट। ओके, यस, हाँ, जो लुइस पास्चर है डेमोन्स्ट्रेटेड एनारोबिक फर्मेंटेशन बाय बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। दोनों बैक्टीरिया और यीस्ट से आपका क्या होता है, एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से फर्मेंटेशन प्रोसीजर हो रहा है आपका। एंड यीस्ट प्रोड्यूस अल्कोहल, यीस्ट आपका क्या प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल व्हाइल फर्मेंटेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, जब फर्मेंटेशन मेथड फॉलो अप हो रही है उस समय में यीस्ट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आपका अल्कोहल। लेकिन बैक्टीरिया आपका क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड। और ये दोनों ही आपका एसिड और अल्कोहल इज वर्क एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, ये किसके रूप में वर्क करते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, और आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज डेवलप्ड पेस्चुराइजेशन टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ वाइन बाय बैक्टीरिया इन 1863। 1863 में इन्होंने प्रूव किया, एक तो इन्होंने डेवलप करी आपका पेस्चुराइजेशन टेक्निक्स। पेस्चुराइजेशन टेक्निक्स में क्या होता है आपका, बहुत यानी कि जैसे मिल्क ले लीजिए, आपका अमूल का दूध आ रहा है, पेस्चुराइज्ड मिल्क बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले जो दूध है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है, और जितना हाई टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं उसको सडनली कूल डाउन किया जाता है बिल्कुल लो टेम्परेचर पर, जिससे कि उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं सारे के सारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और उसको प्रिवेंट किया जा सके कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर किसी भी तरह की इफेक्ट न डाल सके। नाउ लुइस पास्चर, फोर्थ पॉइंट ले लीजिए, ही नोटेड दैट डिफरेंट काइंड ऑफ फर्मेंटेशन वर एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स। डिफरेंट काइंड यानी कि जितने भी प्रकार के फर्मेंटेशन हैं,
ठीक है, मेथड्स हैं, उसके अंदर आपका वो किससे एसोसिएट्स होते हैं? माइक्रोब से। विदाउट माइक्रोब्स फर्मेंटेशन प्रोसेस आपका पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नाउ प्रूव दैट माइक्रोब्स आर अराइज फ्रॉम देयर लाइक्स ओनली। और इसने ये भी प्रूव किया कि जो माइक्रोब्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो अपने लाइक्स से ही मल्टीप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि सॉइल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गया। अगर बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया आपका सेल डिवीजन के थ्रू ही मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट देख लीजिए पैस्चर एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, जो लास्ट लाइन थी आपका कि लाइक्स से ही लाइक्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपका। ठीक है, ये इन्होंने प्रूव किया था। ये है आपका स्वान नेक्ड फ्लास्क लिया उन्होंने, ठीक है, निदम्स की तरह से ही, स्पेलेंजी की तरह से, लेकिन उसके पीछे का रीजन बताया कि क्या है। देख लीजिए इन्होंने भी क्या लिया, इन्फ्यूजन वाज बॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन्फ्यूजन को उन्होंने बॉइल किया बहुत लंबे समय के लिए टू किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर प्रेजेंट है उनको मारने के लिए। ठीक है, और जितना भी इन्होंने ये बॉइल करे थे, और एयर आपका कहाँ से गेट आउट हो रही है, स्वान नेक शेप्ड फ्लास्क के नेक में से एयर को बाहर निकालते चले गए। अब इन्होंने इसे रख दिया आपका अलग, सेट कर दिया। आफ्टर सेवरल डेज नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड इन द इन्फ्यूजन। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे दिनों के बाद में, जैसे 7 डेज 8 डेज के बाद में ऑब्जर्व किया कि इस फ्लास्क के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुआ। इसके पीछे का रीजन क्या था? आपने ये गर्म किया, गर्म होने के बाद में ठंडा करने के लिए आपने रख दिया। इसके बाद जो वेपर थी, जो यहाँ से वेपर ऊपर की तरफ गई, ऊपर जाने के बाद में जब ये इस एरिया में आई तो क्या हो गई, आपका ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई। और ड्रॉपलेट्स ने एयर का आना, ऑक्सीजन का आना क्या कर दिया, बंद। और एयर के साथ ही आपका क्या एंटर हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो कहां पर ट्रैप हो गए, आपके काउ में। यहीं पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो गए। और जब ट्रैप हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो आगे नहीं बढ़ पाए, और आगे नहीं बढ़ पाए तो इसके अंदर आपका क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई। अब इन्होंने क्या किया, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई तो थियरी तो डिस्प्रूव हो ही गई स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। इन्होंने एक काम किया कि इसको फ्लास्क को जस्ट टिल्ट कर दिया। ठीक है, द फ्लास्क वाज टिप्ड टू अलाउ द ट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर द इन्फ्यूजन। और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब फ्लास्क को इन्होंने इस तरह से रखा, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे ट्रैप हो गए थे, ये वापिस से आपका किस में चले गए, इस वाले फ्लास्क में। ठीक है, इस वाले फ्लास्क में जाने से क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्विकली मल्टीप्लाइड इन द इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, आपके मल्टीप्लाई हो गए। क्लियर? और ये मल्टीप्लिकेशन की ही मेथड शो कर रही है आपका कि लाइक्स इज मल्टीप्लाई विथ लाइक्स ओनली। ठीक है, जो लाइक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो सेल डिवीजन मेथड के थ्रू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेक्सुअल मेथड के थ्रू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपका लाइक से ही मल्टीप्लाई होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल से, आपका सॉइल से या किसी भी डस्ट से ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन नहीं होगा। ये था आपका पैस्चर का एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने प्रूव किया था कि माइक्रोब्स आर अराइज फ्रॉम देयर लाइक्स ओनली। ठीक है, माइक्रोब्स आपका किससे बने हुए हैं, उसके लाइक्स से ही बनते हैं। बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट ही इंट्रोड्यूस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स को, कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बार डेवलप हो गए तो फिर उसको विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से स्टेरिलाइज करेंगे। उस मटेरियल को, अगर हमारी कोई मेडिसिन है, चलो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए, तो हम एक तरह से सॉल्यूशन के साथ, मेडिसिन के साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपनी बॉडी में ले रहे हैं। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से फ्री किया जाए सॉल्यूशन से, जिससे कि हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से होने वाले डिजीज से हम बच सके। इसके लिए भी इन्होंने, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करने के बाद स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स को भी डेवलप किया। और उन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में स्टीम स्टेरिलाइजर को डेवलप किया, ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन।
के थ्रू किस तरह से स्टेरिलाइजेशन किया जा सकता है, मींस किसी भी प्रोडक्ट को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से कर सकते हैं, वो उन्होंने बताया 1865 में। नाउ स्टडीज ऑन एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स बैसिल के ऊपर उन्होंने स्टडी की, कॉलेरा के ऊपर स्टडी की, और हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया के जो वायरसेस हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी इन्होंने स्टडी किया आपका। इंट्रोड्यूस लाइव एटीन्यूटेड वीकेंड वैक्सीन, ठीक है, अब कुछ वैक्सीन हैं बहुत ज्यादा वीकेंड है, प्रोफाइलेक्टिक पर्पस के लिए इनका इन्होंने यूज किया। ही कॉइन देख लीजिए, उसके बाद में सेम मेथड के थ्रू इन्होंने एंथ्रैक्स बैसिलिस को किस तरह से एटीन्यूटेट करके आपका वीकेंड वैक्सीन को फॉर्म किया। ही कॉइन द वैक्सीन फॉर सच प्रोफाइलेक्टिक प्रिपरेशन के लिए किस तरह से उससे यानी कि डिजीज से बचा जाता है, उसके लिए इन्होंने प्रोफाइलेक्टिक पर्पस के लिए यानी कि बचाव के लिए वैक्सीन का डिस्कवर की वैक्सीन। ही सजेस्टेड दैट, इन्होंने और सजेस्ट किया कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रैबीज, जो रैबीज होता है, जो हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है, जो रैबीज हो रहा है कुत्ते से आपका ह्यूमन बींग्स में आ रहा है, was too small to be seen by microscope, माइक्रोस्कोप के थ्रू वो है बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है और जिसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ही थ्रू देखा जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट और ये सजेशन इन्होंने 1885 में दिया। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट साइंटिस्ट का नेम जोसेफ लिस्टर, 1865 में वर्क किया। ये एक इंग्लिश सर्जन थे और सर्जन का मतलब वुंड इन्फेक्शन में किस तरह से इन्होंने एक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम को अप्लाई किया और उन्होंने देखा कि वो क्रीम किस तरह से इस वुंड इन्फेक्शन से यानी कि क्योर करती है, इसको प्रिवेंशन देती है, क्योर करती है, जो वुंड था उसको इन्फेक्शन से किस तरह से बचा रही है। इन्होंने और डेमोन्स्ट्रेट किया यूज ऑफ कार्बोलिक एसिड इन एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी में अगर हम कार्बोलिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, इसके पीछे किस तरह से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, इन्होंने ये भी प्रूव करके दिखाया। He resulted in drop in morbidity and mortality due to surgery sepsis, ठीक है, सर्जरी सेप्सिस के थ्रू होने वाले वुंड से उसके रेट, मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी में किस तरह से बचा जा सकता है, ठीक है, ये भी उन्होंने बताया। मोर्टिलिटी मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से किल अप करते हैं, जिसकी वजह से मोर्बिडिटी रेट यानी कि डिजीज का जो रेट है वो किस तरह से वुंड का रेट कम होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है वुंड में। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए आपके विलियम बर्ड। विलियम बर्ड का कंट्रीब्यूशन रहा 1873 में। ही डिस्क्राइब द रोल ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड फीवर। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि मिल्क और वाटर का रोल क्या है ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर में यानी कि किस तरह से अगर मिल्क और वाटर के कांटेक्ट में कोई दूसरा पर्सन आता है, पहले पर्सन के यूज किए हुए मिल्क और वाटर के कांटेक्ट में, तो किस तरह से ये टाइफॉइड फीवर आपका फैलता है, ठीक है, टाइफॉइड फीवर के ट्रांसमिशन के लिए किस तरह से आपका मिल्क और वाटर रिस्पॉन्सिबल है, क्या रोल है इसका, ये डिस्क्राइब किया आपका किसने, विलियम बर्ड ने 1873 में। नाउ रॉबर्ट कॉच पोस्टुलेट किए थे इन्होंने 1876 में और इनको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये क्या है आपके फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इंट्रोड्यूस द मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, किस तरह से प्योर कल्चर बनाया जाएगा, ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके उसे किस तरह से प्योर कल्चर में कन्वर्ट करना है, किस तरह से उसको यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म को एक आर्टिफिशियल मीडिया देकर किस तरह से उसका डेवलपमेंट या उसको ग्रो किया जाता है, इसका मेथड भी आपको किसने दिया था, रॉबर्ट कॉच। और कॉच पोस्टुलेट क्या है ये आप देखिए, कॉच पोस्टुलेट है, 4 कॉच पोस्टुलेट है। दिस वन इज द फर्स्ट, the microorganism must be found in abundance in all organisms suffering from the disease but should not be found in healthy animal। ये देख लीजिए एक healthy animal है, ठीक है, और इनका जो फर्स्ट था पोस्टुलेट वो क्या था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उस डिजीज पर्सन के अंदर
बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन हेल्दी ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये दो पेशेंट है आपका, एक हेल्दी एनिमल है और एक आपका डिजीज्ड पेशेंट है। ठीक है, इस हेल्दी एनिमल्स के अंदर जब हम रेड ब्लड सेल्स ले रहे हैं इसका, तो देख रहे हैं कि किसी भी तरह का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। तब जब नहीं है तभी ये हेल्दी है। ठीक है, उसके बाद में इसको हमने इसी के ब्लड को क्या किया, आपका कल्चर किया। ठीक है, जब हम इसके कल्चर करते हैं इसके पैथोजन को, तो नो पैथोजन्स प्रेजेंट। जब ये हेल्दी है तो ये इन्फेक्टेड नहीं है, और इन्फेक्टेड नहीं है तो कोई पैथोजन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट आप ले लीजिए डिजीज्ड एनिमल, इसको ऑलरेडी डिजीज है। ठीक है, अब ये डिजीज है तो इसका हमने ब्लड लिया, ब्लड लेके हमने इसको चेक किया। जब हमने इसे चेक किया तो देखा कि इसके अंदर छोटे छोटे आपके क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन्स प्रेजेंट है। इस पैथोजन को कल्चर किया। ठीक है, कल्चर किया आपने, तो इसका जो सेकंड था वो हुआ, ये एक तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है कंपेयर टू हेल्दी एनिमल। कंपेयर ही नहीं करना है, मीन्स हेल्दी ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में बिल्कुल नहीं है, लेकिन डिजीज्ड एनिमल में बहुत ज्यादा पैथोजन प्रेजेंट है। Second postulate है, the microorganism must be isolated from a diseased organism and grow in pure culture। ठीक है, इसमें से हमने आइसोलेट किए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और कैपेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो गई जब हमने इसको कल्चर किया, मीन्स ये ग्रो कर गए आपके कल्चर में। ठीक है, अब इसका थर्ड पोस्टुलेट क्या है, द कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू हेल्दी एनिमल्स। अब जब ये कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने वापिस से हेल्दी एनिमल, यानी कि ये एनिमल के अंदर क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, तो ये हेल्दी एनिमल भी आपका क्या हो गया, डिसीज्ड एनिमल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। और जो इसका फोर्थ पोस्टुलेट था, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रीआइसोलेटेड फ्रॉम द इनोक्यूलेटेड डिजीज्ड एक्सपेरिमेंटल होस्ट। और ये एक्सपेरिमेंटल होस्ट में से फिर से उसको क्या करना है, रीआइसोलेट करना है पैथोजन को, और फिर से इसको कल्चर करना है। तो ये किए कल्चर्ड किए हुए पैथोजन और ये कल्चर्ड पैथोजन आपका क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये है आपके 4 कॉच पोस्टुलेट जो उन्होंने दिए। नाउ नेक्स्ट वन, इन्होंने प्रोवाइड करवाए स्टेनिंग टेक्निक्स क्या होते हैं। डिस्कवर्ड किया एंथ्रेक्स बैसिलस को 1876 में, ट्यूबरकल बैसिलस को 1882 में, कॉलेरा विब्रियो को 1883 में, एल्फोंस लेवरन 1880 में डिस्कवर्ड द मलेरिया पैरासाइट्स। मलेरिया पैरासाइट्स को उन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड किया। अब एली मैचनिकॉफ ने 1884 में डिस्क्राइब किया कि ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के, वो किस तरह से फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म के थ्रू, अगर कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंजस्ट यानी कि आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, एंटर करता है, तो उसको किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये देख लीजिए बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आपका बॉडी WBC सेल्स अमोइबिक मूवमेंट के थ्रू इसके पास में जाते हैं और एक इस तरह से इसको एनगल्फ करते हैं। ठीक है, जब एनगल्फ करेंगे तो अपने अंदर ले लेते हैं। ये है आपका फैगोजोम। जब ये फैगोजोम आपका लाइसोजोम जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट्स में, लाइसोजोम इसके अंदर एंटर होता है, ये छोटे छोटे सेल्स लाइसोजोम के ये बैक्टीरिया को खा जाएंगे, और जब ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, फैगोलाइसोजोम। क्योंकि ये फैगोजोम है, ये लाइसोजोम है, फैगोलाइसोजोम बना। फैगोलाइसोजोम से ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सेल डेब्रिस, और ये सेल डेब्रिस आपका एक्सोसाइटोसिस हो जाते हैं, बाहर निकल लेते हैं। नाउ हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने इंट्रोड्यूस किया इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया 1884 में। 1888 में राउक्सियसिन ने डिप्थेरिया टॉक्सिन को डिस्कवर्ड किया। सेम बर्जर ने भी उसी समय वर्क किया। टिटनस टॉक्सिन को डिस्कवर्ड किया। किट सैट्सटो वॉन वेरिंग ने 1890 में डिस्कवर्ड किया टिटनस एंटीटॉक्सिन क्या है। इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, और मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगी, इसमें आपको सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। जो समझाने का है वो मैंने अभी आपको समझा दिया। इसी तरह से पॉल एरलिच ने देख लीजिए स्टैंडर्डाइजेशन मेथड्स दिए।
टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन के लिए, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, किस तरह से इन्होंने सेल्स और टिश्यूज के ऊपर स्टेन अप्लाई करके उनके फंक्शन को आइडेंटिफाई किया। इन्होंने रिपोर्ट किया एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकल बैसिलस क्या है, साल्वोस्टन जिसको कि बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ आर्सेनिक, और मैजिक बुलेट, ठीक है, इसका यूज क्या है, कहाँ पे होता है, और एक न्यू ब्रांच दी मेडिसिन की जो कि आपकी कीमोथेरेपी है। इस वाली स्लाइड में आप देख लीजिए, सबसे बेस्ट है बेजरिंग रिकॉग्नाइज्ड फॉस वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस, कार्ल लैंडस्टेनर जिसका अभी भी हम यूज करते हैं, 1900 में डिस्कवर किया इन्होंने ब्लड ग्रुप। रेस्ट ऑफ दिस साइंटिस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज RH फैक्टर, आपका किसने दिया, लैंडस्टेनर और विनर ने 1940 में। कुक्स ने आपका डेवलप किया फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज टेस्ट को।